एक बार आप सभी लोग सेटल हो जाएं, उसके बाद में आज के इस नए सेशन को मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जिसका टाइटल है मूवी शेप कल्चर, डिस्कशन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा ऑन सोसाइटी। मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान नहीं है और ना ही मैं राजेश खन्ना हूँ, ना ही मैं गब्बर सिंह हूँ, ना ही कुछ और। ये तो बात रही इंडियन सिनेमा की, जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसा इम्पैक्ट रहा कि माँ जब रोएगी तो यही कहेगी कि मेरे करण अर्जुन ज़रूर वापस आएंगे, या फिर एक बच्चा जब गोली खाकर मर रहा होगा तो वो कुछ और कहेगा कि माँ आटे के डब्बे में मैंने 50 लाख रुपए रखे हैं, वो तुम ले लेना और बहन की शादी करवा देना। ये सारी बातें तो चलती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन की ओर। तो एक बड़ी अच्छी सी बात है जो इस तरह से है कि create your own method, don't depend slavishly on mine, make up something that will work for you, but keep breaking traditions, I beg you. These are the words of one of the most renowned Russian theater artists of all time, Konstantin Stanislavski. या फिर बात करें पंचम वेद नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि की, जिन्होंने आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहा। दोनों ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि समाज जैसे जैसे अपने प्रारूप बदलेगा, वैसे वैसे कला रूपी प्रतिबिंब में बदलाव आना तय है। इस बदलाव का प्रभाव समाज पर कैसा होगा, ये एक मुख्य प्रश्न बिंदु है जिससे AILF के इस सेशन में हम लोग अवगत होंगे। मूवी शेप कल्चर, डिस्कशन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा ऑन सोसाइटी के इस विशेष सेशन में मैं चिन्मय सिंह तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां, और उन सभी के लिए जो मूवी से जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के प्रतिबिंब से जुड़े हुए हैं। आज के हमारे सेशन में हमारे स्पीकर्स रहेंगे श्री धीरज शर्मा जी, श्री नैशत पुराणी जी और कंचन पंत जी, जिसको मॉडरेट करेंगे हमारे, जिन्होंने कल से हमारी इस तरह से झांकी बना दी है फेस्टिवल में कि वो जब भी आते हैं स्टेज पर तो लोग अपनी डायरियाँ निकाल कर स्टार्ट हो जाते हैं। नन अदर देन रवि यादव सर। मैं आप सभी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार ज़ोरदार तालियों से इस सदन में ऐसी एनर्जी बना दें जैसी आप किसी फेवरेट एक्टर्स की एंट्री पर बनाते हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे तो थिएटर जिंदा नहीं होंगे। एक बार आपका स्वागत है सर, बैठें। जब तक आप महोदय अपना स्थान लेते हैं, मैं अपने कर्कश आवाज़ में आप सभी को इनकी खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में बता देता हूँ। आप हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। With an experience of over 20 years, he has taught at numerous education institutions in Europe, Asia, North America. He has been recognized as global thought leader for 2019-2022 by Academy of Global Business Advancement, USA. Professor Sharma has authored 10 books and 150 articles in reputable database, journals, and conference proceedings. He has been a consultant as well as been in advisory roles with Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Commerce, with Government of Gujarat, Government of Punjab, Government of Delhi and many others national and international agencies. एक बार जोरदार तालियां। ये सारे नाम जिन्हें मैं लेते लेते थक गया, उनके साथ में वो जुड़े हुए हैं और कई सालों से काम करते हैं। अब हम बैठे हैं अहमदाबाद में, सिनेमा जगत की बात हो रही है, थिएटर की बात हो रही है, और नैशत पुराणी जी का इसमें नाम ना है ऐसी बात हो नहीं सकती। नैशत पुराणी जी, आप एक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, ट्रेनर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हैं ही, साथ ही आपको रेडियो एवं अन्य सूत्रों में प्रसारण की मुख्य धारा के नियमों को तोड़कर गुजराती भाषा के साहित्य को अन्य भाषाओं के समकक्ष लाने का प्राथमिक श्रेय प्राप्त है। आप हाल में भारत के पहले गुजराती म्यूज़िक और पॉडकास्ट ऐप के प्रोग्रामिंग हेड हैं, और साथ ही आपने साहित्य और कला की सेवा में कई विख्यात विश्वविद्यालयों में बतौर विजिटिंग फैकल्टी जाते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां नैशत जी के लिए। आज की हमारी तीसरी स्पीकर कंचन पंत जी, राइटर, फिल्म मेकर तो हैं ही, साथ ही उनका एक खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उनकी एक कंपनी है विच इज़ ज़ीरो शॉट्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी दैट इज़ फॉर्म to create low cost and high quality feature films.
आपने रेडियो जगत के सुप्रसिद्ध शो यादों के इडियट बॉक्स में बतौर क्रिएटिव हेड 6 वर्षों तक की अपनी सेवाएं दी। कहानियों को हम सब तक पहुंचाने के ध्येय से आपने रेड एफएम के साथ कहानी एक्सप्रेस, टाइम मशीन, किस्सों का कोना जैसे कई शो में 300 से ज़्यादा कहानियां, 5 रेडियो शो, 2 किताबें और कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का श्रेय आपके नाम है। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब मैं माइक उनको देना चाहता हूं जो खुद एक लेखक हैं, फिल्म निर्माता है, एक्टर हैं, पोएट हैं, कवि हैं, रवि यादव जी, जिन्होंने कल का बहुत शानदार सेशन किया और आज आपके बीच में। एक बार जोरदार तालियां रवि यादव जी के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित आप जितने भी महानुभाव हैं, एक बार हम सब लोग फिर नहा धोकर नए कपड़े बदल के आ गए हैं। माहौल वही है कि बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारे मनोरंजन की बातें और साथ ही इस देश और समाज को एक नई दिशा देने का जो सिलसिला कल से चल रहा है, हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज मेरे साथ में जो 3 महानुभाव हैं उनके बारे में मेरे छोटे भाई बता ही चुके हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है, समय अक्सर कम ही होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान न बगाड़ते हुए मैं सीधा सवालों की तरफ जाऊँगा। आज का जो ये सेशन है वो इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज मेरा दिन है, मेरा मतलब रविवार है और फिल्म से संबंधित समय है, विषय जो है आज का, तो आज दोनों दिन मेरी तरफ जाते हैं और आज तीनों जो महानुभाव हैं उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। मैं शुरू में बता दूं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई किसी को छेड़ दे तो उस पर पुलिस केस भी होता है, मार पिटाई भी हो सकती है कि जैसा माहौल हो, जैसी सामने वाले की ताकत हो। लेकिन जो ये इस तरह के जो विचार विमर्श होते हैं, जो सेशंस होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस तरह के लोगों को छेड़ते हैं तो वहाँ से ज्ञान मिलता है। तो मैं बीच बीच में सिर्फ इन लोगों को छेड़ के आगे बढ़ूंगा, बाकी जो इनका ज्ञान है वो हम लूटने की, अपने अंदर कहीं ना कहीं उसको संग्रहित करने की कोशिश करेंगे। ज़ोरदार तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए। और एक बार जोरदार तालियां, रविवार के दिन आप लोग सुबह सुबह यहां पहुंचे हैं अपने लिए, आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। आज का विषय जो है वो अपने आप में बहुत गंभीर भी है, जिस पर अक्सर कुछ ना कुछ विवाद भी रहता है। कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ नहीं भी हैं। मैं सिर्फ बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री की जो शुरुआत है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतने, क्योंकि महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1896 में एक चलचित्र कह लीजिए, जो तस्वीरें थी पहली बार उनको चलित रूप में चलते हुए देखा गया, और ये थे ल्यूमियर और रॉबर्ट पुल, जिन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई जो इंडिया में भी लगी। उसके बाद कई वृत्त चित्र बने, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन जो फुल फ्लैश फिल्म का जो श्रेय हिंदुस्तान में जाता है वो दादा साहब फाल्के साहब को जाता है, जिन्हें पितामह कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का। और ये मूक फिल्म उन्होंने बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र, 1913 में 3 मई को रिलीज हुई थी। और पहली जो बोलती हुई फिल्म थी वो थी आलम आरा, जो ईरानी साहब ने बनाई थी 1931 में। उसके बाद का जो सफ़र है, जिस पर अलग अलग मत हैं हम लोगों के, समाज को उन्होंने क्या दिया, नुकसान किया या फ़ायदा किया, उस पर हम बात करेंगे। मैं पहला सवाल, जो कहते हैं कि हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में कंचन पंत जी हैं, मैं चाहूँगा कि कंचन जी से शुरुआत करें। कंचन जी, अक्सर इस बात को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं धीरज जी की भी बात करूँगा, उन्होंने बहुत खूबसूरत इस पर किताब लिखी है। कितना मायने रखती हैं फिल्में समाज के लिए और कितना प्रभावित करती हैं आपके अनुसार? थैंक यू रवि। मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक किस्सा सुनाऊँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये बात है अर्ली 90s की। एक उत्तराखंड का, यहाँ से बहुत दूर एक छोटा सा प्रदेश है, हिमालयी प्रदेश, उसके एक छोटे से कस्बे में, वो कस्बा इतना छोटा है कि जिसके हर घर में टीवी भी नहीं था तब, और अब भी वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों का ऐसा नहीं कि सिनेमा से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये अर्ली 90s का टाइम है और उस कस्बे के एक मोहल्ले की सारी लड़कियाँ एक व्रत का उद्यापन कर रही हैं। एक व्रत जो शुक्रवार को रखा जाता है माता संतोषी माता के लिए। और इन सारी लड़कियों का एकमात्र लक्ष्य है कि उन्हें एक अच्छा वर चाहिए संतोषी माता से। और मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक हूँ जिसकी उम्र इस वक्त 10 साल भी नहीं है, जिसको ये पता भी नहीं है कि शादी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको ये भी नहीं पता जिसकी आने वाली ज़िंदगी में कई सालों तक किसी दूल्हे का आगमन नहीं होने वाला है। लेकिन मैं भी वो व्रत कर रही हूँ, और इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्रत करना है या मुझे एक दूल्हा चाहिए, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एवरीबडी अराउंड मी, ऑल द गर्ल्स, ऑल द फैमिलीज, दे आर डूइंग इट। और अब मैं रिवाइंड करती हूँ कुछ और साल पहले, 1975 एक फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम है जय संतोषी माँ। और
इस लड़की की माँ वो फिल्म देखने गई है, अभी वो शादीशुदा नहीं है, वो ये फिल्म देखने गई हैं, बल्कि उनको लेके जाया गया है, पूरा परिवार इस फिल्म को देखने के लिए लेके जाया गया है। और अचानक से, मुझे नहीं पता कि देश के बाकी हिस्सों में क्या सिचुएशन है, लेकिन उस कस्बे में या उस ज़िले में या जिस जगह से मैं आती हूँ, इसके पहले संतोषी माता का नाम किसी ने नहीं सुना था। अचानक से एक देवी अवतरित होती हैं और अचानक से वो इतनी इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं कि आप अपनी छोटी मोटी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, और वर जैसा एक ज़िंदगी को चेंज करने वाला जो एक मोमेंट हो सकता है, वो सब के लिए आप उन माता के चरणों में जाते हैं, आप उनके लिए व्रत रखते हैं, आप उनके उद्यापन करते हैं, और आप एक संतुलित संयमित ज़िंदगी कम से कम हफ्ते में एक दिन गुजार रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ हाउ मच सिनेमा शेप्स आवर लाइव्स। कभी कभी ये बहुत सडन होता है, जो कि तुरंत पता चल जाता है, जैसे कि मैंने बताया संतोषी माता के मामले में, या एक फिल्म रिलीज़ होती है रंग दे बसंती और अचानक से पूरा डोरमेंट पड़ा हुआ जो युवा वर्ग है, वो एक जेसिका लाल नाम की एक बिल्कुल सी साधारण सी लड़की के को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हो जाता है, रंग दे बसंती की तरह से कैंडल मार्च जुलूस निकालता है, और अचानक से हमें एक युवा वर्ग जिंदा होता हुआ दिखाई देता है। तो कभी कभी ये सडन होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये इतना ग्रेजुअल और इतना सटल है कि हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता कि कब हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा जीने का तरीका, हमारा प्यार को देखने का तरीका, हमारा रिश्तों को देखने का तरीका, सब में वो फिल्में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। हम में से जितनी भी लड़कियां यहाँ पे हैं जो कभी शर्माती हैं अपने प्रेमी के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, उनके बैक ऑफ द माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक मधुबाला है। वो मधुबाला के जो शर्माने का अंदाज था वो हमारे अंदर आ गया है। लड़के जो अपनी प्रेमिकाओं के गालों पे जो लटें आ जाती हैं बालों की, उनको हटाना, ये एक रोमांटिक जेस्चर बन गया है। हमें नहीं पता कि ये हमने फिल्मों में देखा है और इतनी बार देखा है कि धीरे धीरे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग उम्र के हैं। मुझे नहीं पता कि 50 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी बार एक दूसरे को आई लव यू कहा होगा, शायद नहीं कहा होगा। लेकिन हमारी उम्र तक आते आते, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, हमने फिल्मों में इतनी बार आई लव यू कहे जाते हुए देखा है कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। हमसे जो और नीचे की जनरेशन है, जो हमसे और कम उम्र में छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स के सामने हक करना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये ऐसे बदलाव हैं जो कि कल्चरली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हमारे ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक्चुअली फिल्मों से ही बनी है, और जो फिल्में हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक्सटेंशन है। मैं मिरर नहीं बोलूँगी, एक्सटेंशन, क्योंकि कहाँ पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है और कहाँ पे हमारी ज़िंदगी में फिल्मों का प्रादुर्भाव होता है, इसकी एक क्लियर रेखा खींचना पॉसिबल नहीं है। पर यस, हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को, हमारे रिश्तों को, हमारी सोच को, हमारी दुनिया को देखने के नज़रिए को, हर चीज़ को डेफिनेटली फिल्मों ने प्रभावित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन, और बहुत अच्छे से आपने जो संतोषी माँ का उदाहरण दिया, वाकई फिल्मों का प्रभाव है, ये तो आपकी बात से हम मतलब सभी इस बात से सहमत हैं। मैं आदरणीय धीरज जी, जिनका ज्ञान इस विषय पर बहुत है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है जो आज यहाँ पर लोकार्पण भी होगा उसका, और मैं चाहता हूँ कि धीरज सर, प्रभाव तो इतना ज़्यादा है कि हमारे भगवान तक भी, हमारे आसपास कई ईश्वर ऐसे हैं जो फिल्म वालों ने दिए हैं, उसके बावजूद फिल्मों पर इस बात को लेकर भी बहुत आरोप हमेशा रहे हैं कि फिल्म क्या है। जैसा कंचन ने कहा कि क्या हमारा सिर्फ दर्पण है समाज का, या हमें ये भी बताने की ज़रूरत है कि कैसा होना चाहिए समाज, कैसा है समाज या कैसा होना चाहिए। इसके बीच में जो झूलता रहता है, इस पर फिल्म पर आरोप भी लगते हैं कि कभी गाली गलौज को लेकर, कभी हिंसा को लेकर, या कभी दूसरी चीज़ों को लेकर। तो फिल्म पर इतने आरोप जो लगते हैं, आप इसे कितना सहमत हैं, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के? फिल्में, अगर हम फिल्मों के बारे में सोचें तो ओरिजिन फिल्मों का क्या है, ये आर्ट है एक, और इसको हम ओपेरा के तरीके से देखें तो मैं अमेरिका में जब पढ़ता था तो वहाँ ओपेरा के ऊपर कोर्सेज होते थे। तो उसके फाउंडेशन ऑफ ओपेरा में ये बताया जाता था कि जो ओपेरा है
उस ज़माने में, आज से कोई 500-600 साल यूरोप में, ओपेरा was a mirror of society. So what they presented in opera, जो वहाँ ओपेरा में दिखाया जाता था, वो समाज की कुछ चीज़ें, समाज की कुछ नीतियाँ, अगर वो और पीछे जाएंगे तो उसमें रिलीजियस सरमन्स होते थे। हमारे देश में भी जो पहली फिल्म बनी है वो रिलीजियस फिल्म, जी, राजा हरिश्चंद्र। तो एक प्रोजेक्शन का एक माध्यम जिसे कहते हैं कि लोगों को बांधना, लोगों को एक डायरेक्शन दिखाने का माध्यम से ये स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कला कहते हैं। कला क्या है? आप, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। आप डांस करते हैं, आई मीन व्हाई डू यू हैव टू रेज योर हैंड्स एंड मूव इट लाइक दिस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर हैप्पी एंड यू आर डांसिंग? आई मीन देयर कुड बी मेनी वेज यू कुड डांस। वहाँ से जो जर्नी है मॉडर्न डे फिल्मों की, उसके बाद उसके ऊपर जो सेंसरिंग प्रक्रिया शुरू हुई कि भाई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये एक बड़ी लंबी जर्नी है। आई हैव ट्राइड टू डॉक्यूमेंट इट इन माई बुक। आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन 2015 और इसको 5-6 साल लग गए करते करते। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आपको टाइम भी थोड़ा कम मिलता है। आपको अगर एक्सपेरिमेंटली इसको देखना है तो फिल्मों का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हमने सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में प्री और पोस्ट, मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, वहाँ पे इंडियन एसोसिएशन भी थी और पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन भी थी। अब पाकिस्तान में जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जाती है। उसमें जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बारे में उसका जिक्र नहीं होता। वो अपना जिक्र करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जिसे कहते हैं कि टू थॉट्स टू नेशन थियरी, वो इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो एक देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड गांधी विच वाज मेड बाय unfortunately by a Britisher, not by an Indian at that point in time, by Richard Attenborough. वो फिल्म आज भी हम लोगों को टीवी पे दिखाई जाती है। तो मैंने अपने पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के कुछ साथियों को इनवाइट किया। मैं भी, आई वाज अ यंग स्टूडेंट एट दैट पॉइंट। मैंने कहा इसको फिल्म दिखाते हैं। कैन यू बिलीव इट, मेजॉरिटी ऑफ दोज पाकिस्तानी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग गए। हमें तो ये पता ही नहीं था कि गांधी जी ने हमारे लिए भी लड़ाई की है। हमें तो लगता ही नहीं था कि गांधी जी ने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल की है। एंड इफ यू सी दैट मूवी यू विल ऑल्सो इमोट, इट इज सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी। परंतु ये इम्पैक्ट फिल्मों का, इसके ऊपर एम्पिरिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो हमने इसको एम्पिरिकली एनालाइज ऐसे किया। अब मैं अपने डॉक्टरल स्टडीज में थोड़ा, आई वाज इन द सदर्न स्टेट ऑफ लुइजियाना, जहाँ के इट इज़ कॉल्ड द बैप्टिस्ट बेल्ट ऑफ यूएस। वहाँ बैप्टिज्म चलता है, बैप्टिस्ट क्रिश्चियंस में भी बैप्टिस्ट क्रिश्चियंस, बिल्कुल साउथ में कैथोलिसिज्म, थोड़ा नॉर्थ में बैप्टिज्म। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स जूज, यहूदियों के बारे में उनका एटीट्यूड इज वेरी वेरी नेगेटिव। वो बहुत ही बुरा मानते हैं यहूदियों को। तो हमने एटीट्यूड टुवर्ड्स जूज का एक स्केल डेवलप किया, साइकोमेट्रिकली प्योरीफाइड, कि हम उनका एटीट्यूड मेजर करें। उसके बाद हमने उनको एक फिल्म दिखाई कॉल्ड शिंडलर्स लिस्ट, द मूवी विच इज बेस्ड ऑन द एट्रोसिटीज ऑन द ज्यूज, एट्रोसिटीज, वेरी वेरी डीप एट्रोसिटीज, एंड लिंक्ड इट विद द रियल इवेंट्स। ये आप सोचें, ये एक फिल्म है। हमेशा हमें ये दाना, ये फिल्म है, उसको इट हैज बीन ड्रामेटाइज्ड बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। नेक्स्ट डे हमने उन्हीं सेम स्टूडेंट से वी असेस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स यूज। देयर वाज अ रिमार्केबल एंड स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ज्यूज, कि एक एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कम्युनिटी ही बदल गया। अब आप कहेंगे इतनी सारी फिल्में आती हैं। मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहूंगा, भारत देश में तकरीबन 1700-1600 हिंदी फिल्में बनती हैं हर साल। हर साल हिंदी फिल्में बनती। आपको कितनी फिल्में याद हैं? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस हफ्ते ही एवरी फ्राइडे देयर बी एटलीस्ट, इफ यू टेक अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, there'd be at least 50 movies releasing every single weekend, but you don't remember all of them. You probably remember 1 or 2, maybe 3 of them per weekend, which means इसका जो cascading impact है वो है 100 films. तो अगर इसको statistically study करें तो हर साल ऐसी 2, 3, 4 फिल्में भारत में आती हैं जिसका एक impact होता है। अब वो impact जो है वो attitudes are very dynamic.
ट्रेड्स एंड स्टेट्स थियरीज हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में। मैं जब IIM अहमदाबाद में पढ़ाया करता था यहाँ पर, तो हम लोग बात करते थे स्टेबिलिटी। तो एटीट्यूड्स आर वेरी डायनामिक, पर्टिकुलरली इन इम्प्रेशनेबल माइंड्स, जो यंग बच्चे हैं। अब हमारे यहाँ कोई उम्र तो चेक नहीं करता है यहाँ पर जब टिकट लेने जाते हैं आप कोई खरीदने के लिए, या बुक माई शो पे आप टिकट, कौन वेरीफाई कर रहा है आपको? इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं। It has a very, very deep and profound impact on attitude towards women, attitude towards drugs, attitude towards violence, attitude towards your nation, having a subversive attitude towards your, questioning authorities. I can give you numerous examples. There in my book, we have done experiments to demonstrate that we have been stereotyping people. Stereotypicality के ऊपर इतना ज़्यादा बॉलीवुड का impact है. Why is every Sikh supposed to be a buffoon? Because more than 85-86%, वो मेरी किताब में exact number मिल जाएगा आपको, of the Sikhs projected in Hindi films are shown as buffoons, a joker. आर्मी ऑफिसर कोई होगा, उसको हमेशा ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कि वो नॉर्मल बातचीत ही नहीं कर सकता है. यू एंड आई, हम लोग, वी हैव, आई स्टडीड, मैं तो पाकिस्तानियों के साथ, ईरानियों के साथ, मिडिल ईस्टर्न्स के साथ पढ़ा हूँ. वो हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं, पर हमारे यहाँ जब भी मुसलमान की प्रोजेक्शन है उसको टोपी डाल देंगे, उसकी दाढ़ी बना देंगे, एंड दे विल ट्राई टू हैव दैट पर्सन स्पीक इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. दिस इज अ वेरी वेरी डीप एंड प्रोफाउंड इम्पैक्ट. I'd like to ask you another question. इंडिया के कौन से प्रांत, कौन से राज्य में उर्दू भाषा का प्रयोग होता है? Which यूपी के जो कहा जाता है कि मुसलमानों की भाषा है, ये गलत है. यूपी के जो मुस्लिम हैं वो तो खड़ी बोली बोलते हैं, वो तो भोजपुरी बोलते हैं. तमिल मुस्लिम स्पीक तमिल, मोस्ट ऑफ देम. तो उर्दू कौन बोल रहा है? So why is it if you pick up the movies of 50s and 60s, आपके subtitles वो शुरू में जो नाम आ रहे हैं वो उर्दू में आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, तो उर्दू कौन बोल रहा है? So we did a study on this actually when I was writing this book, as to what is the percentage of a typical movie. We randomly picked up a cinema, उसको हम mall intercept sample करते हैं, people going out, we ask them कि भैया कितने लोग आपके यहाँ ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं? तो हमारे देश में कोई उर्दू नहीं बोलता. हमारे देश में the percentage of people who would claim that they speak Urdu, who would claim, is less than 10%. Claim. And people who actually can read and write Urdu would be less than 1%. Less than 1%. So, I'm just unable to comprehend as to why this agenda was pushed. Then if you'll allow me, if you'll indulge me for another 60 seconds or 90 seconds. ये क्यों हो रहा है? Now the next question is why? First of all, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है और 1947 में इसके दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं. इसके जो ओरिजिनल जो दो मेजर स्टूडियोज बने थे भारत में, एक स्टूडियो बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा था, बंगाली पीपल, शाशाधार मुखर्जी एंड कंपनी, दे कम एंड मेक अ स्टूडियो, वेरी लार्ज स्टूडियो. सेकंड स्टूडियो इज पीपल फ्रॉम लाहौर, जो लाहौर की पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने आकर दूसरा स्टूडियो. इसलिए बंगाली और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे. सो आई एम स्पीकिंग इन जनरलिटीज. आई मीन ऑफ कोर्स यू वुड नाउ give me an instance कि पहली फिल्म तो मराठी आदमी ने बनाई थी. That's all right. We are talking in generalities. We're talking in not in absolute terms, but 90%, 95%. This is what. So your domination आ गया. Once that creeps into the system, तो you bring in your own nuances into the filmmaking. इसीलिए आप जो बात कर रहे थे, गुजरात में 20 साल पहले मैं यहाँ पर पढ़ाता था IIM अहमदाबाद में. बात मैं यहाँ रहा हूँ, कई साल रहा हूँ, अभी भी यहाँ आता हूँ. I was a professor of IIM Ahmedabad before I moved to IIM Rohtak. गुजरात में करवा चौथ कब मनाया जाता है? करण जौहर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ करवा चौथ टू गुजरात. 20 साल पहले कहां? अभी आप देखिए, सो फिल्मों का प्रभाव देखें आप. अब आप इसको अगर सेंसिटिवली इसको एनालाइज करना शुरू करें तो ऐसा क्यों है? नंबर 1, फंडिंग ऑफ मूवीज. दे कॉल इट फिल्म इंडस्ट्री. आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट एन इंडस्ट्री. कैन यू बिजनेस, आप गुजरातियों से ज्यादा बिजनेस कौन समझता है? हमारे देश में कोई नहीं समझता. बिजनेस का अर्थ क्या गुजरात होता है? के लिए एक बार तालियां. और ये जो लोग, सॉरी धीरज जी, ये जो लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, मोबाइल में रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार शामिल रहें. उसी के ऊपर तो रोटी चल रही है लोगों की. जब एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, चाहे IIM वालों को चाहिए हो, हम गुजरात की तरफ ही देखते हैं. सो कहते हैं नौकरी लाओ. तो इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग.
अगर आपको एक 100 रुपए का कारोबार शुरू करना है तो आपके पास वो 10 ही रुपए होते हैं, आप 90 रुपए बैंक से लेकर उस कारोबार को बढ़ाते हैं। अगर आपके पास 100 के 100 रुपए हैं तो आप देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन ना। दैट इज द बिगेस्ट स्टुपिडिटी दैट यू वुड डू कि आपके 100 रुपए आपने लगा दी, आपके पास 100 हैं तो आप 1000 का बिजनेस करोगे। दैट्स अ टिपिकल रूल ऑफ बिजनेस। Maybe 10-20% of your capital, then you borrow, and borrowing is one of the biggest way of growing business. That's how you expand business. इसीलिए आपको बिजनेसमैन कहा जाता है। अब आपने फिल्म बनानी है 100 करोड़ की, आपके पास तो 10 ही करोड़ है, 90 करोड़ आपको कौन देगा? हाउ मेनी बैंक्स, हमारे सामने हमारे कलीग बैठे हैं, वो बैंक बोर्ड पे रहे हैं, मैं भी बोर्ड पे सर्व करता हूं, कितने बैंक एक फिल्म को फाइनेंस करेंगे 90 करोड़ रुपए? ऑन व्हाट क्राइटेरिया विल यू इवैल्यूएट? कल को हथकड़ी लग जाएगी कि किस क्राइटेरिया के, व्हाट इज द बेसिस, बारिंग 1 or 2 people in large filmmakers, 1 or 2 who have some large studios, 1 or 2, आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगा। तो फाइनेंसिंग कहां से आएगा? इट विल बी irregular. Many a times you will have nefarious elements and criminal elements of society who would fund them. Second, इनका रीजन क्या है मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। फंडिंग इज अ वेरी बिग रीजन। Second, the film industry itself, Hindi film industry is a shrinking film industry in India. Why? It is evident. Industry in Tamil Nadu, industry in Andhra Pradesh is rising. अरे गुजराती फिल्में 20 साल पहले they were not making that sort of, अभी गुजरात फिल्म की फिल्म, पंजाबी फिल्म्स, as a matter of fact if you analyze, it's in my book, मैंने numbers दिए हैं उसमें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री is a very large film industry, Bengali film industry. So आपकी मार्केट श्रिंक हो रही है, पैसा आपको मिल नहीं रहा है, और आपके पास कंपीटिंग माध्यम है ऑफ एंटरटेनमेंट। आईपीएल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, गेम्स आ गई। एंटरटेनमेंट के लिए तो आपके पास उतना ही समय है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बढ़िया फिल्म बनाऊंगा, अब आप दिन में 4 फिल्में देखने लग जाओगे। फिल्में तो उतनी ही लार्जली देखोगे, बाय एंड लार्ज इट इज अ बेल कर्व, वो ऐसे ही रहने वाला है। वो तो है नहीं कि अभी आपको मैं वीसीआर लाके दूं तो आप ओवरनाइट, जब हमारे जमाने में ओवरनाइट आप 3 फिल्में देखा करते थे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। सो यू हैव अ श्रिंकिंग मार्केट, you have low finance, and you have a very volatile neighbor which has an entire department called Director General of Information Propaganda and Research, DGISPR बोलते हैं उसको। धीरज जी, Which मैं funds this? बहुत माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहूँगा इस बात के लिए कि जो फिल्मों का जो बिजनेस का तरीका है और फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जो इस पर आज हम बात करें नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की, कि सिनेमा का समाज पर जो प्रभाव है वो नकारात्मक ज़्यादा है, सकारात्मक ज़्यादा है, या उसके लिए कौन कितना ज़्यादा दोषी है। मैं नशद साहब को भी इसमें शामिल करना चाहूँगा। आप जैसा बताया वो थिएटर से भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलम्स लिखते हैं, उनके कॉलम्स बड़े ध्यान से, बड़े इज्जत सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। मुझे आज एक चीज़ लग रहा है कि जब हम कल वाला शो कर रहे थे तो कल उमा भाई सामने बैठे हुए थे, भाभी बैठी हुई थी। भाभी, आपने उनको बोला पीछे बैठने के लिए या वो अपनी मर्जी से पिछली सीट पे चले गए थे? पता नहीं, खैर इस पे बाद में हम लोग बात करेंगे। नशद भाई, जो ये एक आरोप है इंडस्ट्री पर, जैसा धीरज जी ने कहा, एक तो इंडस्ट्री नहीं है इंडिया में, आई थिंक सबसे ज़्यादा या दूसरे नंबर का टैक्स देने वाली इंडस्ट्री हम लोग हैं, उसके बावजूद हम इंडस्ट्री नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग जो हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी हम हैं। फिल्म वाले सबको चाहिए होते हैं, चाहे कोई फेस्टिवल करता हो, चाहे कोई चुनाव लड़ता हो, चाहे कोई बेटे का जसूटन करता हो, शादी करता हो, लेकिन सारी कमियां भी हम में हैं। तो ये एक लंबी डिबेट हो सकती है। और हैं कौन? हम ही तो लोग हैं, इंडस्ट्री कोई बाहर से तो आई नहीं है। नकारात्मक ज़्यादा दिया है सिनेमा ने समाज को या सकारात्मक, आपके अनुसार? पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इधर AILF बुलाया और इतनी हसीन सुबह की शुरुआत हुई है रविवार को। देखिए, मेरा ना बहुत ही मैं बड़े एनालिटिकल तौर से मैंने फिल्में नहीं देखी। मैंने जब से फिल्में
देखना शुरू किया है। मैं बड़ा छोटा था, एक आम भारतीय की तरह, जिसके घर में एक टेलीविज़न आया था कभी कभार, और उस पे वो रविवार को मूवीज़ आती थी, शनिवार को वो चित्रहार के गाने आते थे, बुधवार को चित्रहार के गाने आते थे। पापा मम्मी ने एक छोटा सा रेडियो लगाया हुआ था जिस पे 40s और 50s के गाने आ जाते थे, ज़्यादातर राज कपूर, और पापा बड़े खुश हो जाते थे जब शंकर जयकिशन का गाना आता था या मदन मोहन जी का गाना आता था और वो गज़लें बजती थी। तो मैं वैसे बड़ा हुआ हूँ। मैंने इस क्षेत्र में जब अपना कुछ कामकाज करना शुरू किया। नशद जी, अभी आप बड़े काम है तो 21 के हैं आप अभी तो। कंटिन्यू प्लीज। चलिए, ये कॉम्प्लीमेंट्स के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जहाँ से मैंने यहाँ से शुरुआत की, मैंने फिल्मों को एक भावक के तौर पे देखा है। मैंने वो फिल्में कभी कभार एक, मुझे लगता है हर एक आम भारतीय में एक दफ़ा ये रहता होगा, हर एक पीढ़ी में, कि मैं राज कपूर बनूंगा, मैं देवानंद बनूंगा, मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे मुंबई की ट्रेन पकड़नी है, मुझे शाहरुख खान बनना था। हमारे ज़माने में 90s में शाहरुख खान का जो दौर था, मतलब आप समझिए, ये ही करेंगे तो ही प्यार जता पाएंगे, ये कैसे आ गया? हमको तो नहीं आता था, पर जिस तरह से उसने खूबसूरत वादियों में खुले शर्ट्स के साथ, ये शर्ट की बात आई है, मैं बता रहा हूँ, ये सकारात्मक नकारात्मक तो बड़ी लंबी बहस है, आप कहीं और ले जाइए, कभी कर ले, थोड़ी सी अपन भी कर लेंगे, पर शर्ट खुले कर लो, 6 पैक से ऐप दिखा दो, आ ओ जान जाना। सलमान खान ने जब जींस में ये गाना गाया था, हम लोग दहल गए थे, मतलब ये है क्या? बच्चों, मतलब लड़कों को ये लगने लगा था कि यार अपना तो चांस गया, और लड़कियां मतलब यही है सपनों का राजकुमार। आप समझ लीजिए, यशराज फिल्म ने जिस तरह से भारतीय प्रेम की व्याख्या प्रदर्शित की है, कौन कर पाया है? हॉलीवुड में आप कोई मूवी बता दीजिए, किसी वर्ल्ड सिनेमा में बता दीजिए, प्यार करना माने स्विट्जरलैंड की वादियों में जाना, शिफॉन की साड़ी पहनना, शिव हरि का एक अच्छा सा बांसुरी वादन या संतूर का म्यूजिक होना, और फिर कोई ऋषि कपूर का एक ज़माना था, वो जो पट्टे पट्टे वाली टी शर्ट्स पहनते थे लंबी चौड़ी, और उनके स्वेटर्स थे, वो ये सारे के सारे भारतीय समाज को कहीं ना कहीं बयां करते थे, या उनको एक उन्होंने पाथ भी दिया हुआ है। पर मैं समझता हूँ ये शायद मनुष्य सहज स्वभाव है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पकड़ लेते हैं जो कि हम पे नकारात्मक असर दिखाती है। 80s 70s में जो पैरेलल सिनेमा का जो पूरा दौर चला था, आप चक्र ले लीजिए, मंडी ले लीजिए, या सूरज का सातवां घोड़ा, या कितनी श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी की अद्भुत मूवीज़ थी। मुझे नहीं, और वो सारी आँख खोलने वाली मूवीज़ थी। उन सारी मूवीज़ में कहीं ना कहीं हमारे समाज की बुराइयों को दिखाया गया था, हमने वो नहीं पकड़ा है। आज 80s से लेके हम 2022 में आ गए, हमारा शायद उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, अब स्टोरी टेलिंग बदल गया है। आप सत्या ले लीजिए, सत्या आई थी तो फिर से एक बार हम दहल गए थे, क्योंकि उसमें ओपनली गाली गलौज थी। वो गालियां जो हम कहीं दोस्तों में दिया करते थे, पान के गल्ले पे सुनते थे, या तो कहीं झगड़ों में सुना करते थे, सत्या आने के बाद वो गाली गलौज एकदम ऑथोराइज्ड हो गई, मतलब वो ऑथेंटिक हो गई। अगर आपको अब अपना फ्रस्ट्रेशन बयां करना है तो कुछ तो अब्यूजिव बोलना पड़ेगा, अंडरबिल्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये अनुराग कश्यप की जो पूरी मूवी आई, उसने तो मतलब फिल्मों में गाली गलौज होना इतनी आम बात बना दी। आप देख लीजिए अनुराग कश्यप की मूवी से इन्फ्लुएंस कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोगों को पसंद है अनुराग कश्यप की मूवीज? आधे से ज्यादा। समाज ही नहीं, फिल्म मेकर्स पे भी इन लोगों ने इतना बड़ा प्रभाव डाला है सर, कि एक पूरा फिल्म मेकिंग का एक पूरा यूथ है, पूरा एक एक तबका है जिसको गाली गलौज वाली मूवीज के बिना या कुछ एडल्ट सीन के बिना कुछ सूझता ही नहीं है। गोविंद निहलानी को ले लीजिए, या आप श्याम बेनेगल को ले लीजिए, 80s में वही मूवीज जो सादी सीधे तरीके से फिर भी हमारी बुराइयों की तरफ उंगलियां करती थी, आज वो नहीं है। आज वेब सीरीज आ गई हैं, हर एक वेब सीरीज में न्यूडिटीज एकदम जैसे कि कंपलसरी हो गई है। अगर न्यूडिटी नहीं है तो सीरीज कोई लेने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि शायद समाज के दौर पे हमने वो छोटी छोटी जो मैं सुबह सोच रहा था, इसी के बारे में सर ने बड़े अच्छे से उल्लेख किया कि गांधी
हमारे यहाँ नहीं बनी थी, गांधी बनी थी भारत के बाहर। यहाँ पे हमने आई दिखाए, हम बड़े इन्फ्लुएंस हो गए, पर वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह अभी भी हमारे यहाँ नहीं है या शायद कम है, जो भी है। मैं कहना चाहता हूं कि फिल्में उस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती है। अब आजकल की हम आपके हैं कौन, और उसके बाद आई DDLJ, हम आपके हैं कौन के बाद पूरी वेडिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई, इवेंट इंडस्ट्री। लहंगे बनाओ, दुपट्टे लाओ, फूलों को सजाओ, कहाँ था ये सब? मुझे आज भी याद है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग वो 4 भैया तू जरा जलेबी बना लेना, वो महाराज को बुला लिया, एक आध मंडप वाड़ो આવી ગયો ને 2-4 વાળા પેલા બેન્ડ વાળા વારાત વાળા આવી ગયા ને વરઘોડો કરવાનો હોય તો મંદિરથી લઈને અહીંયા સુધી નીકળ્યા ને પતી ગયું। अब कुछ नहीं है। आजकल के लड़कों को पूछो, माँ बाप को एकदम पूरा वो स्ट्रेस आ गया है कि 10-15 लाख तो यार ये इवेंट वाले ले जाएंगे। किसके कारण आया है? निशित भाई, मैं यहाँ आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा कि ये जो बदलाव है, ये जो यात्रा है, ये तो पूरे समाज की है, सिर्फ फिल्मों में नहीं हुई है। अगर आप अगर शादी की बात कर रहे हैं तो पहले शादियां जो हैं वो हम लोग उससे जाया करते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, अब हम किसी और तरह जाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव है ये तो सिर्फ फिल्म वालों का नहीं है, ये इस बात पर एक लंबा अच्छा खासा विवाद रहा है हमेशा कि फिल्म जो हो रहा है समाज में वो दिखा रही है, या वो भी कितना दिखाना चाहिए, या फिल्म ये बता रही है कि ये होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देखिए 1936 में फिल्म वालों ने ये सबसे पहली कोशिश की थी। ये भी अलग बात है कि वो भी जो फिल्मकार थे वो जर्मन थे, जब अछूत कन्या उन्होंने बनाई थी, ठीक है जी। उस समय पर फिल्म वालों ने हिम्मत की थी, जो जातियां ऊंची और नीची, सवर्ण और निचले तबके की बात थी, उन्होंने उस पे उस समय किया था, उसी पे सुजाता बनी नूतन जी की, ठीक है। तो फिल्म वाले, अगर मुझे लगता है कि समाज में जब भी कोई क्रांति हुई है, चाहे वो देश प्रेम की हो, सामाजिक क्रांति हो, किसी कुप्रथा के खिलाफ हो, उसमें तो वो साथ खड़े रहे हमेशा, सबसे पहले आगे आके किया। बहुत मतलब हम उदाहरण देंगे तो, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन कंचन ये मैं आपसे पूछता हूँ, धीरे सर पे आऊंगा, कि फिल्म वालों का सकारात्मक योगदान जो है वो पीछे क्यों छूट जाता है? सबसे पहले तो आके फिल्म वाले, बात ये है बहुत छोटी सी कि ये माइक है, इसका इस्तेमाल हो रहा है वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए, एक छोटा सा माध्यम है। फिल्म इससे 1000 गुना, लाख गुना बड़ा माध्यम है कि मेरी आवाज पूरे विश्व में जाती है। हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और समाज उसको किस रूप में एक्सेप्ट करता है, उसके लिए सिर्फ फिल्मकार कैसे दोषी हो सकता है? आपको क्या लगता है, फिल्मकार ही दोषी हैं या जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनका भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है? कंचन। सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि फिल्मों का सकारात्मक योगदान पीछे छूट जाता है। हर आर्ट फॉर्म के हर मास मीडिया के अपने प्लस एंड माइनसेस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फिल्मों को लेकर के एक बार मैं अगर डिकोड करने की कोशिश करूं कि फिल्मकार या फिल्म इंडस्ट्री को मैं अगर 3 हिस्सों में बांटूं तो उसके 3 सेक्ट बनते हैं। एक उस तरह के फिल्म मेकर जिनका कोई एजेंडा है, जिनके बारे में अभी सर ने भी मेंशन किया था कि एक एजेंडे के तहत आप फिल्में बना रहे हो। दूसरे तरह के लोग हैं जो प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है ये बिकता है तो वो ये बनाते हैं। और तीसरी तरह के लोग हैं जो इग्नोरेंट हैं, वो अधकचरे हैं, उनका अधपका ज्ञान है उनका समाज को लेकर के, उनकी क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो इसी समाज से लेकर निकलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं पिछले 10 सालों से कहानियाँ लिख रही हूँ, and I used to be so conscious about each and every word which I write कि मतलब इतना कॉन्शियस होती थी, कई बार मुझे लगता था कि यार मैं न्याय नहीं कर रही हूँ, कहानी के साथ भी अब मैं न्याय नहीं कर रही हूँ क्योंकि आइडियोलॉजीज़ के चक्कर में पड़ रही हूँ। पर इसके बावजूद एक बार मैंने एक कहानी लिखी और उस कहानी में एक लाइन थी कि XYZ लड़की को देखने के लिए कोई आया हुआ है। मैंने लिखा और लिखने के तुरंत बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लड़की को देखने कोई क्यों आएगा? लड़की कोई ऑब्जेक्ट है क्या? लड़की कोई दुकान में रखा सामान है क्या? कोई देखने आएगा उसे? लेकिन क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ऐसी है, मैंने बचपन से ये बात 1000 बार सुनी है, मैंने अपने आसपास ऐसा 1000 बार होते हुए देखा है, तो वो अनकॉन्शियसली भी वो लाइन निकल गई। बिकॉज आई वॉज कॉन्शियस, बिकॉज आई न्यू कि मैं इस मीडियम में इसलिए हूँ बिकॉज मुझे कुछ आइडियाज़ अपने रखने हैं दुनिया के सामने, नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक मनी। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। कई बार आप इतने अनअवेयर होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो
आप फिर वही स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में अभी सर भी बता रहे थे। तो स्टीरियोटाइप्स हमेशा इस वजह से नहीं क्रिएट किए जाते हैं कि किसी का कोई एजेंडा है। येस, डेफिनेटली देयर आर पीपल, लेकिन स्टीरियोटाइप्स आमतौर पे इग्नोरेंस की वजह से आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ बिजनेसमैन। मुझे लगता है कि ये लोग ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि जैसे ही बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल और सबसे अच्छा उसूल यही है कि जैसे समाज बदलेगा, जैसी डिमांड बदलेगी, वैसे ही उनका प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो आज हम डिमांड करते हैं सेक्स की, हम वायलेंस की डिमांड करते हैं, प्रॉबेबली हम लोगों के पास ऐसे वेंट आउट्स नहीं हैं, हम लोग सेक्स को लेकर नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे यंगस्टर्स, छोटे कस्बों में तो बिल्कुल भी नहीं, कि आप 20-25 साल की उम्र तक, मतलब आपकी शादी होती है तब तक आप सेक्स से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, एंड सडनली आप एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे कि आपको पता ही नहीं कि करना क्या है और कैसे करना है। तो आपको चाहिए, कोई ना कोई इवेंट चाहिए, तो प्रॉबेबली इसलिए इंडस्ट्री आपको वो परोस रही है। लेकिन जिस वक्त हम एज एन ऑडियंस इस बात से अवेयर हो जाएंगे और ये समझने लगेंगे कि क्या ये चीज़ हमको हमारी ज़िंदगी को, जैसे कि आपने बोला कि हमारी बातचीत में गालियाँ इतनी आसानी से शामिल हो गई हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमें एज एन ऑडियंस हमको भी अवेयर होना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जिस दिन हम कंज्यूम करना बंद करेंगे तो वो बनना बंद हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जो कि एक बहुत छोटा सा सेक्ट है, जो कि प्रोपेगेंडा ड्रिवन कंटेंट क्रिएट करता है, और ये प्रोपेगेंडा वाला जो कंटेंट है, ये एक्चुअल में असली प्रॉब्लम है। जो नकारात्मक प्रभाव की हम बात करते हैं, फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, वो इतना धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में शामिल होने लगता है कि आपको पता नहीं चलता। इस कंट्री में पिछले कुछ समय से आप अगर देखें कि एक सर्टेन किस्म का कंटेंट, एक सर्टेन किस्म का नैरेटिव आने लगा है कि धीरे 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 मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हूँ। मेरी क्लास में करीब 100 बच्चे थे और सारे बच्चे वो कहीं बीच में आते थे, बीच में फॉल करते थे, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा राइट, बट सेंटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अभी आप उनसे बात करो तो बिल्कुल क्लियर दो धड़े हैं, एक प्रो हिंदू है, एक प्रो मुस्लिम है, और क्लियरली है। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये ड्रिवन है। किसका इसके पीछे हाथ है, किसका एजेंडा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रॉबेबली इसकी वजह से जो नकारात्मक प्रभाव हैं फिल्मों के, शायद ये धड़ा सबसे ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे एक बात ये भी कहनी है, अगर आप सकारात्मक नकारात्मकता की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, समाज तो अपनी तरीके से चीज़ों को लेता है। ये आपने प्रो वाली जो भी बात की, मुझे ये भी लगता है कि हर 10 साल में हमारा ट्रेंड बदलता जा रहा है। हर 10 साल में, जब 90s में शाहरुख ने ऐसे मतलब इस तरह से प्यार जताया, या यशराज ने सिलसिला में जिस तरह से अमिताभ रेखा जया जी को दिखाया, उसके बाद फिल्मों में प्यार करने का तरीका थोड़ा सा और बदल गया, और उसको 90s ने पूरा फॉलो किया। तब तक, जब तक 2005 में हमने कोई और तरीके की मूवीज़ या थोड़ा सा और ओपन तरीके से प्यार को अलग तरीके, या पूरी एक पीढ़ी बदली, तब ये बात बदली। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप मीरा नायर को ले लीजिए, उन्होंने कामसूत्र बनाई, उन्होंने मॉनसून वेडिंग भी बनाई। मॉनसून वेडिंग वाज टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड अब्यूज। ऐसे किस्से, कहानियाँ, या बैंडिट क्वीन, जहाँ पे बड़ी रियलिस्टिक शेखर कपूर ने फिल्म बनाई थी, ये चीजें भी भारतीय सिनेमा लेके आए हैं। अब इनका भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है। आप देख लीजिए फिल्म मेकर्स पे भी और एक जनरेशन पे भी। ये इतना ग्रेजुअल है, ये इतना स्लो है, शायद सर इस पे ज़्यादा बात कर पाएंगे विद डेटाज एंड एनालिसिस, कि ये 10-20 साल के बाद पता चलता है कि एक पीढ़ी इन फिल्मों को देख के ऐसे इश्यूज को लेके अब ज्यादा जागृत हुई है। पर अगर आप प्यार देख लीजिए, या मुगैम्बो को देख लीजिए, या वो उस तरीके की मूवीज को देख लीजिए, तो वो तुरंत कैच हो जाता है। समाज उसको एकदम इतनी जल्दी से अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है कि आपको दिखने लगता है। मैं जहाँ पे वेडिंग सीजन की बात कर रहा था, या मैं सलमान की बात कर रहा था, या मैं शाहरुख की या काजोल की शिफॉन की साड़ियों की बात कर रहा था, ये इंस्टेंट एप्लीकेबल है। आप कल को जाके बात मांग सकते हैं दुकान पे कि वो भाग्यश्री वाला वो टॉप दीजिए ना, जो कबूतर जा में उसने पहना था। ये बड़ा एप्लीकेबल है। पर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये चाइल्ड अब्यूज, ये जिस तरह से छोटी छोटी बातों को ले आया है, वो बड़ा पीढ़ियों में पता चलता है। उसका शायद कारण ये भी है शायद सिनेमा कि कपड़े बदलने में
और किरदार बदलने में समय लगता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। फैशन आप जाके बदल लेते हैं, किरदार बदलने में थोड़ा समय लगता है। मेरी दिक्कत यह है कि जब इतने गुणी वक्ता हों, इतने ज्ञानवान लोग हों, तो मुझे लगता है कि 2-4 घंटे का सेशन हो, क्योंकि इन लोगों को सच में बुलाया जाए तो इनसे बात, जैसे धीरज जी से इतनी सारी, मैंने आपकी किताब पढ़ी और मैं उससे इतना प्रभावित हूँ। धीरज सर, मजबूरी यह है कि समय अपने आप में आगे बढ़ता जा रहा है कि आप बीच में कुछ कह रहे थे जब कंचन जी बोल रही थी कि एक पॉइंट आप बोलना चाहते थे। सकारात्मक नकारात्मक हमने शब्द का प्रयोग किया, तो we talk about democratization of media. हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी की। Consumers are supposed to be sovereign, which means they are supposed to decide. But do we truly decide? That's the question. तो सकारात्मक और नकारात्मक, सबसे पहले इस सवाल का, we don't decide. You do not even decide what color of shirt you are going to wear next year. Somebody decides it for you that, pinstripes are in and broad stripes are out. Correct. Broad checks are in and small checks are out. Thin ties are in and broad ties are out. You don't even know which way to part your hair. Somebody tells you, you got to part it in the middle, you got to part it on the left side, right side. You don't even decide which way you're going to wear your mustaches or your beard this year. I mean, 5 years ago, it was impossible. आप ये एक इंटरव्यू में अगर इस तरह की दाढ़ी लेकर 7 साल पहले जाते तो हम आपको वैसे ही बाहर भेज देते, परंतु आज दाढ़ी रखना एक नॉर्मल वो हो गया है। हमारे ज़माने में आप इंटरव्यू में, शादी में, अब तो शादियों में बिना दाढ़ी शेव किए लोग चले जाते हैं। तो ये जो प्रभाव हैं, डू यू डिसाइड दैट? यू डोंट। सो फिल्म्स, particularly big film stars, they develop an ideal self for individuals. वो एक ideal self है। जैसे कि ब्यूटी की डेफिनेशन, I mean, what constitutes beauty? जब बचपन से हमें ये बताया जाता है कि रोजी लिप्स, आईज आर ब्लू, लवली टू। अब भारत देश में नीली आंखें किसकी होती हैं? मुझे राज कपूर साहब की हो सकती हैं, उनसे प्यार नहीं हो सकता तो उस तरह। ब्लू आईज आर ब्लू, लवली टू, डिम्पल चीक्स। आई मीन, ये डिम्पल, ये हमें बचपन से जब वो, और फिल्मों में हम इसे लेकर आ जाते हैं। सो फिल्मों में वो आइडियल्स हैं हमारे। बहुत सारे लोग, मैं जब ये स्टडी करता था इन चीज़ों को, आप बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जाएं लोगों से, तो लोगों ने पूछा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? वो कहता अजय देवगन। क्यों? वो 10 आदमी को मार देता है। नो, दैट पर्सन बिलीव्स कि मैं वो 10 आदमी को मार सकता है, वो बहुत ताकत है। So, we have a very naive audience. We can't compare that with the audience of America. We have a very naive audience. Correct. So, we can talk about democratization of media only where the audience is mature. हमारे यहाँ audience इतनी mature नहीं है। तो बच्चे जो impressionable हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, उनमें एक प्रवृत्ति को हमने डेवलप कर दिया है। हमने anomalies को उठाकर मेन स्ट्रीम में लेकर आ गए हैं। हमने एक अगर केस है, हमारे देश की जो शक्ति है, अभी मैंने 75 इयर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, फैमिली, एक 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चे का दुखांत के ऊपर आप मुझे फिल्म बताइए कहां बनी है? यू प्लीज टेल मी, कौन सा, आप सब लोग यहां पर आगे बैठे हैं, आप सबके बच्चे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे को कहेंगे, बेटा कहेगा बैग उठा के, माँ मैं 1 साल छुट्टी लेकर अब दीपिका पादुकोण को ढूंढने जा रहा हूं? How many of you will allow that? Please tell me. I'm asking you this question. But that's what is projected in the movies. Where is the story of a typical 9, 10, 11, 12 student? जबकि वो ट्यूशने पढ़ के आंखों पे उसके मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, वो कहाँ है दुकान? It is not there. So movies are giving you a dream, a drama, and impacting the society by not reflecting what is there and trying to make you subversive to your families too. आप 3 Idiots को, हम तो स्टडी करते हैं ना, आप एंजॉय करते हैं, मैं तो स्टडी करता हूँ। 3 Idiots में ये दिखाया गया है कि मैं अपने बच्चों को एड्रेस कर रहा था, 1500 बच्चे मेरे सामने बैठे, बच्चे कहते हैं, अब बच्चा कह रहा है, 17 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी चॉइसेस को इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। लुक एट द कोरिलेशन, वो मेरी चॉइसेस को इम्पैक्ट करते हैं इसीलिए बच्चे, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, पर बच्चे ने ये भाव व्यक्त किया। एज ऑफ मैच्योरिटी क्या है? वर्ल्ड वाइड यूएन में 200 प्लस देश हैं, एज ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर एक कंसेंसस है 18।
इसके ऊपर एम्पिरिकल स्टडीज हो चुकी हैं, तभी हमने 18, हमने 17 क्यों नहीं कहा, हमने 19 क्यों नहीं कहा? बच्चा जब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहा होता है, उसकी एज क्या होती है? 12 13 14 15. Can you allow a juvenile to take decisions when in the code of law you don't allow a juvenile to own up to the actions? तो बच्चे के ऊपर निर्णय कौन लेगा? परंतु हमारी फिल्मों में, 3 इडियट्स में या ऐसी फिल्में, प्रभावशाली फिल्में हैं, यह दिखाया जाता है कि बच्चे निर्धारित करें अपनी दिशा, तो उससे क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जनरेशन एंड द अदर जनरेशन, एंड वी आर नॉर्मलाइजिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट. हमें कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, रिस्पेक्ट फॉर आवर ओन ट्रेडिशंस, respect for who we are. Today, in my book, I have demonstrated we have a generation which is low on self-esteem, does not believe in who we are, and we are always in doubt about our social identity. सर ये बच्चों की बात निकली ना, मैं कुछ कहना चाहूँगा. हमारे यहाँ बच्चों को तो फिल्मों ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके रखा है कि 12 13 14 साल की उम्र में तो ये लगता है कि नहीं, प्यार करना तो इस देश का प्रथम कर्तव्य है. आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको स्विट्जरलैंड की फ्लाइट तो बुक करवानी पड़ेगी क्योंकि आपको प्रपोज करना है. आपके पास अगर शिफॉन की साली वाली गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपको प्यार हुआ ही नहीं है. ये हमारी फिल्मों का आप सकारात्मक कह लो, अब इसको अपने तरीके से इसको जांचो नापो, सकारात्मक बोलो नकारात्मक बोलो, मतलब इन बच्चों को हमने ये दिशा नहीं दिखाई है कि कहीं कुछ करो. अच्छा, वो जब आया, वो दौर आया 3 इडियट्स वाला, तो एक और भी पैरेलल थियरी चलती रही है, इस क्षण को, इस पल को जी लो, मतलब जी लो, अभी जी लो, अभी जी लो, इसी क्षण में रहो, आगे का मत सोचो. मुझे लगता है कि इस पूरी थियरी का पे तो IIM को कहीं स्टडी करना चाहिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जी. एक फिल्म आई थी मिशन मंगल. उस फिल्म में अक्षय कुमार जी एक साइंटिस्ट बने हुए हैं, और वो साइंटिस्ट हैं और वो दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हूँ, मंगलयान में वो भेज रहे हैं. और वो जैसे ही वो उनको यान भेजना होता है तो वहां पर एक आदमी मंत्र पढ़ता है और नारियल तोड़ता है. ठीक है जी. एंड ईच एंड एवरी टाइम वो नारियल फोड़ता है, वो मंत्र फोड़ता है, अक्षय कुमार वो साइंटिस्ट है, ही स्नीयर्स एट इट, he makes a gesture as if this is. But I'd like to know, as a scientist myself, because हम लोग तो साइंस पढ़ते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, you know, your personal incredulity cannot be the reason of rejection. आपने मेरे बच्चों को ये बता दिया कि if you want to be a scientist, you don't have to be a believer. आपने मुझे ये सिग्नल दिया कि अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप नारियल नहीं फोड़ सकते और आप मंत्र नहीं बोल सकते. So I don't know whether ये सकारात्मक है नकारात्मक है, people will decide, but particularly for impressionable minds and naive viewers, this will have a deep and profound impact. इसको हम subliminal stimuli बोलते हैं. This has a very very deep and profound impact. आज का जो भी विचार विमर्श है वो वाकई इतना बड़ा विषय है कि जिस पर बहुत देर बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे अगले मेहमान भी आ चुके हैं और आप यकीन माने हम इसको मान के चलते हैं कि जो 7वां अधिवेशन है ये ट्रेलर है, अगले हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के विषयों पर बहुत लंबा काम होना चाहिए. बहुत ही श्रद्धापूर्ण माहौल में आज का आयोजन चला. श्रद्धापूर्ण इसलिए क्योंकि श्रद्धा रमानी जी यहाँ पर हैं, लेकिन मैं चाहता था ये और लंबा हो, लेकिन क्योंकि आई थिंक आदरणीय तुषार कपूर साहब भी आ चुके हैं, तो आज की जो ये हमारी बातचीत है हम लोग इसको यहाँ विराम देंगे. मैं बहुत जोरदार तालियां अपने मेहमानों के लिए चाहता हूँ. तालियां ना रुकना चाहिए भाई. इतने ज्ञानवान, इतनी दूर से चलकर आने वाले हमारे मेहमान जिनका हम पूरा फायदा नहीं उठा सके, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए. मैं मेमोंटोस देने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर संजय वर्मा जी IIM अहमदाबाद से. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें. और श्री अजय चौधरी जी IPS OSD टू गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम से. एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें. अगर इस सेशन में आप कुछ घर लेकर जा रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी इम्पैक्ट सिनेमा का आपके जीवन में पड़ा है, तो एक बार तालियों से. तालियां जब तक चलती रहेगी सिनेमा तब तक चलता रहेगा, और इसीलिए जीवन का प्रतिबिंब है.
सर टू डॉक्टर धीरज शर्मा जी प्लीज, एक बार तालियां बजाइए प्लीज। यही प्रेम है आपका, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, लेकिन यही प्रेम है, यही सम्मान है। कंचन मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। नैशद जी के लिए तालियां एक बार जोरदार। मंच पर उपस्थित सभी लोगों के लिए एक बार तालियों से आप प्रेम अपना बरसाएं कि इसी तरह जुड़ते रहें और AILF के सेशंस चलते रहें। प्लीज अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, बहुत मेहनत से उमा जी शो को कर रहे हैं, तो जो भी लोग आए हैं इस प्रोग्राम के नाम से जरूर एटलीस्ट फोटो। सर ये किताब मेरा सौभाग्य बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये बात कभी बोली नहीं जाती लेकिन मैं बोल रहा हूँ। महीने भर से जो लोग लगे हुए हैं और बाहर जो हैं, जो स्टेज पर नहीं दिख रहे, जो वॉलेंटियर्स हमारे हैं, जो AILF की पूरी टीम, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो धूप में बाहर खड़े रह के सारा कोऑर्डिनेशंस कर रहे हैं, सारे बच्चे। अगले सेशंस के लिए आप लोग बने रहिए। मैं चिन्मय सिंह तंवर आज फिर आपको मिलता हूँ। धन्यवाद।